अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं एग्जीक्यूटिव स्किल्स शो। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी आपकी खिदमत में हाजिर हैं एग्जीक्यूटिव स्किल्स के साथ। मेरे साथ मौजूद हैं मिस शमाइला बतूल, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, एग्जीक्यूटिव स्किल एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मैम? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे? बिल्कुल ठीक। हमने लास्ट शो में बात की थी स्ट्रेस टॉलरेंस पे, जिस पे हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया स्ट्रेस क्या होता है, और हमें कुछ क्वेश्चंस आए रिलेटेड टू एंजाइटी, जिस पे हमने डिसाइड किया इस शो में हम एंजाइटी पे बात करेंगे इन रेलेवेंस टू स्ट्रेस टॉलरेंस। तो मैम आज हमने एंजाइटी के बारे में अपने व्यूवर्स को बताना है, एंजाइटी क्या है, एंजाइटी को कैसे डील करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द टर्म एंजाइटी। काफ़ी भारी सा लफ्ज़ लगता है एंजाइटी। बिल्कुल भारी सा लगता है, लेकिन इससे पहले हम चूँकि एग्जीक्यूटिव स्किल हमारे प्रोग्राम का बेसिक टाइटल है और इसी को हम एजुकेट कर रहे हैं अपने व्यूवर्स को कि वो कैसे अपनी ही स्किल्स को पॉलिश करके मैक्रो प्रॉब्लम से बच सकते हैं। बेसिकली हमारे प्रोग्राम का पर्पस हम ऑन एंड ऑफ बताते रहते हैं और आज भी हम दोबारा बताना चाहेंगे कि इन प्रोग्राम्स का मकसद जो है, जिनमें हमारा भी एग्जीक्यूटिव स्किल का है, वेट मैनेजमेंट है, मूड मैनेजमेंट है, प्रिवेंशन पर ज़्यादा है कि हम इतना एजुकेट कर दें कि कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम जिस कहते हैं ना ज़रूरत ही ना पड़े ऐसे क्विक फिक्स की, जिसको ड्रग्स कह रहे हैं या कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम आए ही ना, हम उन्हें आने से पहले ही रोक दिया जाए। पहले शायद ये टर्म तो शायद इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होएगी, क्योंकि प्रॉब्लम्स के ऊपर हमारा तो कोई जोर नहीं होता, लेकिन हम केपेबल हो जाए उनको अच्छे तरीके से हैंडल करने के लिए। तो ये वो प्रिवेंशन इन दैट सेंस कि आने पर पाबंदी नहीं हो सकती, लेकिन प्रॉब्लम अगर हमारी लाइफ में आती भी है तो हमें डिसफंक्शनल ना करें। इनफैक्ट हम उसको कैसे बेहतर तरीके से जो है वो मैनेज कर लें। तो उसी रेफरेंस में हमने एंजाइटी की भी बात की, और ये अगर हम एग्जीक्यूटिव स्किल्स की बात करें तो ये इमोशनल कंट्रोल की एग्जीक्यूटिव स्किल्स के अंडर आती है। बिकॉज एंजाइटी को जब हम डिस्कस करेंगे तो यू विल नो कि ये एक इमोशनल प्रॉब्लम है, यानी ये एंजाइटी एक इमोशनल प्रॉब्लम है, एक हमारा इमोशन होता है, बकायदा एक इमोशन है। बिल्कुल जी, आप एग्री करते हैं? कौन सा ये क्विज हो जाए छोटा सा, कौन सा इमोशन है जो एंजाइटी के पीछे? फ्यूचर एप्रीहेंशन में हम थॉट्स को लेके काफ़ी थॉट्स में गुम रहते हैं, जिसकी वजह से ये होता है। जो भी हमारी थॉट हमारी फिजियोलॉजी में गड़बड़ कर दे उसे हम इमोशन कहने लग जाते हैं। तो अब ये फिजियोलॉजिकल, जैसे इमोशंस प्ले इन द थिएटर ऑफ बॉडी, तो जब भी बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस आती हैं तो एंजाइटी को हम इसलिए इमोशन कह रहे हैं। तो इमोशन बिल्कुल आपने ठीक कहा, फिजियोलॉजिकल चेंजेस का नाम इमोशन है। एक थॉट अगर हमारे जहन में आती है कि ये फ़लाँ चीज़, अच्छा ये चीज़ें ठीक होंगी या नहीं होंगी, और इस थॉट को हम अपनी इमोशनल ब्रेन को हिट नहीं करने देते और फिजियोलॉजिकल चेंजेस नहीं आते, तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं सम टाइम बनती। लेकिन जब हम अपनी थॉट्स को अपनी जज्बात के साथ मैनिपुलेट करने देते हैं, वो भी हम बताएंगे कि वो कैसे होता है, तब ये प्रॉब्लम बनती है। अब एक बंदे को सोच आती रहे तो शायद उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो उसके अंदर बेचैनी पैदा कर दे। एंजाइटी बेसिकली बेचैनी क्रिएट होना, और कौन सा इमोशन इसके पीछे रोल प्ले कर रहा होता है, वो खौफ का होता है। फियर का इमोशन जब आउट ऑफ प्रोपोर्शन होता है तो वो फियर की बजाय एंजाइटी कहलाता है। सो वो हमें एंशियस करता है, बेचैन करता है। सो एंजाइटी इन फैक्ट एक इमोशनल प्रॉब्लम है। एंजाइटी को प्रॉब्लम हम तब कह रहे हैं जब ये डिसफंक्शनल करते हैं हम। अदरवाइज एंजाइटी हमारी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने का एलिमेंट होता है। मैं आपसे यही पूछने वाला था, क्या अगर एंजाइटी ना हो, ज़ीरो हो जाए, तो हमारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? जैसे मेरा कल पेपर है और आई एम नॉट एंशियस अबाउट दैट, तो क्या होगा? डिसफंक्शनल ना वो भी तो डिसफंक्शनल ही होगी ना। तो कुछ हद तक एंजाइटी ज़रूरी है। वेरी राइट। देखिए, मैंने पहले भी जब हम इमोशनल कंट्रोल पर एक प्रोग्राम किया था तो उसमें मैंने बताया था कि बाय द डेफिनेशन जो पर्पस हमारी लाइफ में इमोशंस का है वो हमें सर्वाइवल के लिए स्पर करना है। सो हर इमोशन का, रिगार्डलेस कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, हमारी लाइफ में कोई ना कोई पर्पस उसका ज़रूर है। सो एंजाइटी या फियर का पर्पस क्या है हमारी लाइफ में? हमें ख़तरों से, जो भी हमारे फियर्स हैं उनसे हम डील कर सकें, डेंजर को असेस करना और परफॉर्मेंस को इन्हांस करना। ठीक है। सो इनफैक्ट इसका पर्पस ये है। लेकिन जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं उसका पर्पस हमने ये बना लिया कि ये कोई लाइफ में होने नहीं चाहिए। exactly. तो गुस्सा भी अच्छी बात नहीं है, दुख में भी नहीं रहना चाहिए,
और खौफज़दा भी नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट अगर हम इसको प्रॉपर वे में चैनलाइज करें, यूटिलाइज करें, तो ये ओवरऑल हमारी बहुत हेल्प करती है इमोशंस। सो एंजाइटी बेसिकली एक इमोशन है हमारा, जो फियर का आउट ऑफ प्रोपोर्शन होना, यानी ज़रूरत से ज़्यादा हो जाना। मिसाल से हम इस चीज़ को वाज़ा करते हैं कि अगर जैसे आपने कहा एग्ज़ाम एंजाइटी है, सो अगर आपको एग्ज़ाम का खौफ है और वो एग्ज़ाम का खौफ आपको पढ़ने पर ले आता है और सुबह पेपर ठीक हो जाता है, तो ये फंक्शनल है, ये फंक्शनल है, ये हेल्दी है, यानी इसने आपकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज किया, इन्हांस किया, हेल्प किया। लेकिन व्हाट इफ़ कि आपका खौफ इतना ज़्यादा हो जाए कि आपको किताब की शक्ल देखकर रोना आना शुरू, किताब खोलो तो चक्कर आना शुरू हो जाए, और आप सुबह कहेंगे जी आज तो पेपर में नहीं दे सकते, तो फिर ये क्या हुआ? ये वो खौफ की अमाउंट बढ़ गई, जिसने हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर दिया, जिसने आपको अवॉइडेंस के बिहेवियर को अडॉप्ट करने पर मजबूर कर दिया, विच मीन्स कि आपकी फंक्शनैलिटी डिस्टर्ब जब होती है तो फिर इसको प्रॉब्लम कहते हैं। नॉर्मली ये प्रॉब्लम नहीं होती। सो एंजाइटी जब आउट ऑफ प्रोपोर्शन फियर का होना, ज़रूरत से ज़्यादा हो जाना, जो हमारे बिहेवियर्स को रोक दे, डिसफंक्शनल कर दे, हमें फ़ायदा ना दे, तो वो डिसऑर्डर होते हैं। वो इनफैक्ट आपका एंजाइटी प्रॉब्लम है। और जो एंजाइटी, जो फियर मेरी परफॉर्मेंस को बेहतर करता है, हमारी परफॉर्मेंस को बेहतर करता है, या किसी की परफॉर्मेंस को भी बेहतर करता है, तो वो फियर जो है वो इनफैक्ट एक पॉजिटिव एलिमेंट आपकी लाइफ में बनकर आ रहा है। सो एंजाइटी एक इमोशन है, फियर का इमोशन हमारा इनफैक्ट एंजाइटी को क्रिएट करता है। और एंजाइटी का मतलब ये है कि अगर चीज़ें आपकी कंट्रोल में नहीं है और आपकी डिसफंक्शनैलिटी होगी। डिसफंक्शनैलिटी से मुराद ये है कि काम, आपकी लाइफ, आपकी रूटीन डिस्टर्ब हो रही है उस एक एलिमेंट की वजह से, तो इसका मतलब ये है कि ये एक प्रॉब्लम है। जैसे कि डेली रूटीन की बात करें तो काफ़ी लोगों को मैंने देखा, मेरे एक दोस्त हैं जिन्हें पानी से डर लगता है। वो हमारे साथ पिकनिक पे भी गए लेकिन पानी में वो नहीं उतरे, उन्हें पानी से काफ़ी डर लगता है। तो कुछ लोगों को हाइट से डर लगता है। तो डेली रूटीन में काफ़ी आपने कहा कि वो डिसफंक्शनैलिटी डिसऑर्डर की तरफ हमें ले जाते हैं। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि इन एंजाइटीज़ के बैकग्राउंड में क्या है? ये क्या हम अपने उस खौफ को फीड कर रहे हैं जिसकी वजह से वो बढ़ के इतनी इस हद तक आ चुका है कि हम उसमें, जैसे कुछ लोग तंग जगहों में खौफ महसूस करते हैं, कुछ लोग अंधेरे में खौफ, कुछ लोगों को खून नहीं देख सकते वो, कुछ लोगों को सुई से काफ़ी डर लगता है, कुछ लोगों का एनिमल छिपकली से, ये तो हाउस होल्ड में काफ़ी कॉमन है। मेरी सिस्टर, उनको ऐसी चीज़ों से डर लगता है। अच्छा, ये जो बात आप करें ना, तो अगर हम इसको क्लिनिकल टर्म बात करें तो वो फोबिया है। हम आगे चल के टाइप्स की जब बात करेंगे तो इसको और ज़्यादा डिस्कस करेंगे, लेकिन हम क्लिनिकल मतलब उस रेफरेंस में हम बात नहीं कर रहे हैं। हम इन जनरल बात कर रहे हैं कि एक चीज़ जब हमारी लाइफ में आती है, जैसे फियर की, छिपकली की बात आप कर रहे हैं, लिजर्ड की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों को डिस्गस्ट फीलिंग आती है। अगर फियर ना भी कहा जाए तो वो अपने अच्छा तो किसी भी नहीं लगता ना। नहीं, बहुत सारे वो जो नेशनल जियोग्राफिक चैनल पर हम देखते हैं तो उनको बड़ा प्यार भी होता है लिजर्ड्स और इन सब चीज़ों से। सो अब वो जो खौफ है, अगर वो मेरी फंक्शनैलिटी को डिस्टर्ब कर रहा है, मुझे छिपकली का ख्याल आकर मेरा हार्ट बीट इंक्रीज हो रहा है और मैं फेंट हो रही हूँ, दिस इज अ प्रॉब्लम। या जो हम काम कर रहे हैं उस पर फोकस ही नहीं कर पा रहे, उसकी वजह से वो कमरे में जाना छोड़ दिया, वो जगह पर जाना छोड़ दिया जहाँ पर ये सारी चीज़ें। तो ये वो जो आप बता रहे थे कि ज़्यादा अमाउंट हो गई फियर की, जिसकी वजह से ज़्यादा एंजाइटी जनरेट होगी, जिसकी वजह से डिसफंक्शनैलिटी आ, जिसका मतलब ये है कि ये एक प्रॉब्लम है। यू हैव टू, जैसे आपने अपने फ्रेंड की एग्जांपल दी है कि अगर वो नहीं जा पा रहा पानी, इसका मतलब ये है कि वो प्रॉब्लम है, सो उसको भी एड्रेस करना चाहिए इस प्रॉब्लम को। लेकिन एंजाइटी की जो मैं बात कर रही हूँ, इनफैक्ट ये इमोशन जब हम बात करते हैं तो कोई बेचैनी क्रिएट करने वाला कोई एलिमेंट है। अब जैसे छिपकली का खौफ होना, ये बेचैन करता है आपको, नहीं? बिल्कुल। पानी का खौफ होना, जितने भी आपने नाम लिए, ये इनफैक्ट खौफ की बीमारी है, एंजाइटी डिसऑर्डर है, जिसको फोबियाज भी कहते हैं। बेजा खौफ का होना, इरैशनल फियर्स, यानी कोई रीज़न नहीं है
कोई वजह नहीं है एंड आप बेजा, जैसे कन्फाइंड प्लेसेस की बात आपने की, लोग लिफ्ट में नहीं जाते, इस वजह से लोग जहाज़ का सफ़र नहीं कर पाते। हमारी बहुत दफ़ा हमने ऐसे क्लाइंट्स को देखा है, डील किया है, जो कि इस प्रॉब्लम के साथ होते हैं कि पिछले 25 साल से 20 साल से हम कहीं जहाज़ से सफ़र नहीं कर पाए हैं, वो सफ़र कर रहे होते हैं अपने आप को, इंग्लिश वाला, ठीक है। सो वो जो है ये इनफैक्ट हमें कोई इतनी टेक्निकल बातचीत नहीं करनी है, सिर्फ एक जनरल आइडिया देना कि नॉर्मल हमारी ज़िंदगी में एक फ़ायदे के लिए चीज़ बनी हुई है जिसको एंजाइटी कहते हैं, बट हम किस तरह से इसको अपने नुकसान हैंडीकैप बना लेते हैं। सो एंजाइटी इनफैक्ट एक बेचैनी की स्टेट होती है जिसमें आपका चैन कहीं खो जाता है। अब वो कोई किसी सोच की वजह से भी हो सकता है, वो किसी इवेंट की वजह से भी हो सकता है, कुड बी एनीथिंग, लेकिन क्रिएट वो आपके अंदर बेचैनी करती है, ठीक है। आपने टाइम पर पहुंचना है कहीं पर, ये आपके अंदर बेचैनी क्रिएट कर देती है, और ये बेचैनी आपको किसी जगह पर टाइम पर ले जाती है, तो इसने तो फ़ायदा किया ना आपका। लेकिन अगर ये बेचैनी आपको कहती है कि जी मुश्किल है, हो नहीं सकेगा, और अवॉइडेंस पे ले जाती है, तो फिर ये एक प्रॉब्लम है। तो आपने काफ़ी व्यूअर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए डिफ्रेंशिएट कर दिया एंजाइटी जो कि हमारी लाइफ में नॉर्मल है, उसकी ज़रूरी है, और एंजाइटी एज अ प्रॉब्लम, ये दो अलग चीज़ें हैं। मिस, अगर एंजाइटी के आसपास ही हम देखें कुछ रिलेटेड चीज़ें भी हैं, जैसे एंजाइटी के साथ डिप्रेशन, इसमें फ़र्क क्या है व्यूअर्स के अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि दो अलग चीज़ें हैं और उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डिफरेंट है। देखिए लास्ट प्रोग्राम में हम स्ट्रेस की बात कर रहे थे ना, कि स्ट्रेस टॉलरेंस, एंड स्ट्रेस की डोमेन में डिप्रेशन भी आता है, एंजाइटी भी आती है, और भी कोई नेगेटिव इमोशन है जो वो भी आपका जो है वो स्ट्रेस की स्टेट में आ सकता है। स्ट्रेस यानी आप हैंडीकैप हो जाए प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। यहाँ पर जब हम एंजाइटी और डिप्रेशन के डिफरेंस की बात करते हैं, मेरे ख्याल से मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी, इसको इतनी डिटेल तो नहीं की थी बात हमने, जब स्ट्रेस का क्वेश्चन एक आया था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड एंजाइटी। सो उसी रेफरेंस में ये जब हम स्ट्रेस की, एंजाइटी की, डिप्रेशन की बात करते हैं, तो हमारा जो मैनिपुलेशन है ना दिमाग की, वो ऑलमोस्ट एक ही एरिया ऑफ ब्रेन होता है। अब इसको यानी एंजाइटी और डिप्रेशन बनाता है हमारा सोचने का अंदाज, हमारा जो थॉट कंटेंट है वो डिफाइन करता है कि एंजाइटी किसको कहते हैं और डिप्रेशन। सो जो सोचें हमारी फ्यूचर रिलेटेड होती हैं, जिनको हम खदशात कहते हैं, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या हो जाएगा। सो ये जो ऐसी सोचें हमारे अंदर, जो हमारा इमोशन है वो बेचैनी को क्रिएट करती हैं, वो हमें रेस्टलेस करती हैं, वो हमारे अंदर रेस्टलेसनेस को इंक्रीज करती हैं, फियर को जनरेट करती हैं। लेकिन डिप्रेशन ऑन द अदर हैंड, जो उसका थॉट पैटर्न है वो क्या है, होपलेसनेस, डार्कनेस, लो फीलिंग्स, काश ऐसा ना होता, जो पास्ट है, जो गुजर चुका, वेरी राइट, जो पास्ट रिलेटेड चीज़ें हैं, काश ऐसा ना होता, ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए था, वाई मी का क्वेश्चन। ये जब आपके अंदर ऐसी सोच आती है तो फिर आपके अंदर सैडनेस का इमोशन जो है वो जनरेट करती है। सैडनेस जब आउट ऑफ प्रोपोर्शन होती है तो उसको डिप्रेशन कहते हैं। फियर जब आउट ऑफ प्रोपोर्शन होता है तो उसको एंजाइटी कहते हैं। एंजाइटी जब डिसफंक्शनल कर दे तो एंजाइटी डिसऑर्डर, सैडनेस और डिप्रेशन की स्टेट डिसफंक्शनल कर दे तो ये डिप्रेशन डिसऑर्डर बन जाते हैं। सो ये एक बेसिक फ़र्क हम बता रहे हैं कि हर बंदा जो ये कहता है कि मैं एंशियस, इट डजंट मीन दैट कि वो डिसऑर्डर्ड पर्सन, बिल्कुल ठीक है। हर बंदे को खौफ होता है, स्नेक का खौफ ऑलमोस्ट हर बंदे को होता है। सो एक बंदा अगर डिसफंक्शनल हो रहा है, जैसे मैंने पहले लिजर्ड वाले एग्जांपल की बात की, अगर उसको ख्याल से ही उसके हाथ पाँव फूल रहे हैं, और बेचैन जब हम होते हैं तो हमारा फिज़िकल मैनिफेस्टेशन भी कुछ होती है, हमारे फिज़ोलॉजिकल चेंजेस भी होते हैं, हमारा सांस फूल जाता है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है, कांपना शुरू कर देता है, ट्रेम्बलिंग, पसीना आना, एक्सेसिव, काफ़ी आपका ड्राई माउथ होना शुरू हो जाता है, आपका एकदम से बॉडी में वाटर का जो है ना वो टेंशन फील होना शुरू हो जाती है, डायरिया हो जाता है। एंजाइटी के बहुत सारे फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स हैं। अभी तो बहुत अवेयरनेस हो गई, लेकिन बहुत पहले फिज़िकल सिम्टम से ही
साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जाता है। यानी हमारे यहाँ कोई ये नहीं बता पाता है कि मुझे, अब लोग बताते हैं कि मुझे मनफी सोचें आती हैं, मुझे ये होता है वो, पहले यही बता रहे होते हैं कि सर दर्द है, बैक एक है, हाथ बहुत कांपते हैं, पसीना बहुत एकदम से हाथों में आना शुरू हो जाता है, सांस बंद होना शुरू हो जाता है, चोकिंग होना शुरू हो जाती है। फिर वो किसी चेकअप के लिए जाते थे तो देन फिर वो रेफ़र करते कि बाकी सारी चीज़ों तो ठीक है, तो हो सकता है कि ये कोई साइकेट्रिक और साइकोलॉजिकल इशू हो, तो वो रेफ़र किया जाता था। अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री अभी भी में से ऐसी है। अच्छा, शायद हम जिन लोगों को डील करते हैं तो वो काफ़ी अवेयर होते हैं। यहाँ थोड़ा डिफरेंस है। गवर्नमेंट सेटिंग में बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, गवर्नमेंट सेटिंग में अभी ये इशू है कि वो फिज़िकल सिम्टम्स से डिप्रेशन को, सर बहुत दर्द होता है, सर का दर्द ख़त्म ही नहीं होता है, ख़ास पोर्शन में कमर बहुत दर्द होती है, तो उसका कहीं ना कहीं पर कनेक्शन। कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, हम अपने का एंजाइटी और डिप्रेशन में फ़र्क क्या है? तो ये फ़र्क है, जो सोचें आपको बेचैन कर दें, जो फ्यूचर के रिगार्डिंग हो तो उसको एंजाइटी का नाम दिया जाता है। जो सोचें आपको लेथार्जिक कर दें, सुस्त कर दें, गमगीन कर दें, अफसरदा कर दें, पास्ट के बारे में, माजी के बारे में जो हो, तो वो डिप्रेशन कहलाता है। बस आपने एक बात बहुत ज़बरदस्त की कि डिप्रेशन जो है उसके बैकग्राउंड पे वो सैडनेस जो है आउट ऑफ प्रोपोर्शन है, और अगर हम एंजाइटी की बात करें तो फियर आउट ऑफ प्रोपोर्शन है। तो ये अगर हम इसके बैकग्राउंड को अंडरस्टैंड कर लें तो हम लोग इसको अच्छे से डील कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल डील कर सकते हैं। और सम टाइम जब स्ट्रेस की बात हम करते हैं तो मिक्स्ड फीलिंग्स भी होती हैं। और आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होते अक्सर लोग, बिल्कुल नहीं कर पा रहे होते कि मिक्स्ड फीलिंग ऐसे होती है कि अच्छा ये मेरे साथ, ये एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ, अब भी अच्छा नहीं होगा। सो एग्ज़ाम हुए हुए की पास्ट फीलिंग जीने नहीं दे रही होती, और अगले एग्ज़ाम आने वाले की जो है वो फीलिंग्स जो है वो जीने नहीं दे रही होती। तो ये रोज़मर्रा की प्रॉब्लम है। आप यूनिवर्सिटीज़ में जाकर देखें, कॉलेजेस में जाकर, इवन स्कूल लेवल पर ये बहुत स्ट्रेस है। और ये बारहा दफ़ा हम अपने प्रोग्राम्स में ये बात कर चुके हैं कि ये जो पेरेंट्स का एक रेस सी, एक पता नहीं क्यों वो फील कर रहे हैं कि हमारा बच्चा जो है वो स्ट्रेट एज ही आने चाहिए, तो पढ़ाई में शानदार है तो वो बहुत अच्छा है। बट इनफैक्ट ऐसी बात नहीं है। पढ़ाई कोई ऐसी चीज़ है जिसका फ़ायदा होने ज़रा आने वाले वक्त में होगा, थोड़ा देर से होगा। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनकी लाइफ में गड़बड़ हो रही हैं। और एक बच्चा अगर पढ़ाई की टेंशन लेकर खाना पीना छोड़ देता है तो इसका मतलब ये है कि उसको उस वक्त ये समझने की ज़रूरत है कि लाइफ में जब स्ट्रेस आए तो उसको कैसे डील किया जाए, ना कि पेरेंट्स उनको रीइंफोर्स करना शुरू कर दें कि इसको कोई मत छेड़े, इसके कमरे में खाना पहुंचा दिया जाए, ये जो कहता है ये कहती है वो किया जाए बिकॉज इसके एग्ज़ाम्स हैं। इनफैक्ट हमारा इस शो का पर्पज़ ही ये है कि हम एग्जीक्यूटिव स्किल्स पेरेंट्स को सिखाएं, पेरेंट्स बच्चों में वो चीज़ें इनकॉर्पोरेट करें, ताकि जो अभी जिन स्किल्स की ज़रूरत है, जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो हासिल की जा सके, यानी वो एक एज अ पर्सन ग्रो करें। मतलब पढ़ाई हम सबकी ज़िंदगी का डेफिनेटली बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया है, लेकिन होल एरिया नहीं है। पूरी लाइफ हमारी लाइफ में इस पर इन्फ्लुएंस बहुत आता है। हम एजुकेटेड बंदा डेफिनेटली कमाल करता है, लेकिन एक एजुकेटेड बंदा अगर अपनी लाइफ स्किल्स को नहीं लर्न करता तो वो कमाल कहीं पर भी नहीं हो सकता। अगर एक एजुकेटेड बंदा फियर्स के साथ है और वो एड्रेस नहीं कर सकता एक मीटिंग में, मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस मुझे याद आ गया। प्रेजेंटेशन और स्टेज एंजाइटी इसको कहा जाता है कि जब आपको कम्युनिकेट करना होता है, ज़्यादा लोगों को एड्रेस करना होता है, तो एक एंजाइटी की स्टेट आ जाती है। और मुझे याद है मेरी जब फर्स्ट प्रेजेंटेशन थी यूनिवर्सिटी लेवल पे, सामने कोई 20 स्टूडेंट्स बैठे हुए थे और सिर्फ 20 ही थे, जो कि ज़्यादा नहीं थे, तो लेकिन मैं ट्रम्बल कर रहा था। आपको 20,000 लग जी, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मेरी आवाज़ जो है वो नहीं निकल पा रही थी, मैं ट्रम्बल कर रहा था, और अपनी ट्रम्बलिंग छुपाने के लिए मैंने डाइस को ज़ोर से पकड़ा हुआ था, एक पेपर लेके गया था और मुझे सिर्फ मेरी हार्ट बीट के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तो वो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस की बात करें तो एक्चुअली हम उनको फील कर सकते हैं। एग्जैक्टली। और यही एंजाइटी होती है। मतलब अगर एक थॉट है और जिसको स्टेट एंजाइटी कहा जाता है, अभी मेरे ख्याल में ये आगे डिस्कस भी करेंगे, और वो जैसे ही हम करना शुरू होते हैं तो वो फियर ओवरकम होना शुरू हो जाता है, वो टांगें अगर कांप रही होती हैं तो वो ठीक हो जाती हैं। लेकिन अगर यही फियर, जैसे आपने कहा कुछ और सुनाई नहीं दे रहा था जी, अगर ये ना होता, आपके इस साइंस को, इन सिम्टम्स को एलिमिनेट कर दिया जाए कि आपका हार्ट रेट बिल्कुल ठीक हो,
बिल्कुल सारी चीज़ें ठीक कांप ना रहे हो, तो आपको कोई खौफ महसूस होगा? मेरे ख्याल से मैं तो ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करूँगा, काम हो जाऊँगा। बेचैन हमें ये चीज़ें करती हैं ना कि ये जो एक बॉडी का रिएक्शन होता है, इससे हम अनकंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं और इसको बेहतर करना चाह रहे होते हैं। इनफैक्ट एंजाइटी इसी का नाम। एंजाइटी मैनेजमेंट भी आपको ये एजुकेट करती है कि आप ये जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं, चाहे इस थॉट के ज़रिए से ठीक करें, बिहेवियर के, इनफैक्ट ये मैनेजमेंट इन कंट्रोल रहनी चाहिए। एंजाइटी की टाइप्स कौन कौन सी हैं? अगर आप व्यूअर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दें कि कौन कौन सी एंजाइटीज़ हैं जिनसे हमें डील करना पड़ता है। देखिए, टाइप्स तो डेफिनेटली हम डिसऑर्डर के हवाले से बात करें तो डिसऑर्डर की टाइप्स हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, जिनमें ओसीडी एक टाइप है उनका। ओसीडी डिसऑर्डर्स का होना, एंजाइटी डिसऑर्डर में पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है। एंजाइटी डिसऑर्डर में ही आपका जनरलाइज एंजाइटी है। एंड सबसे बड़ी बात, जो पहले आप फियर्स की बात कर रहे थे, इरेशनल फियर, फोबियाज काफ़ी ब्रॉड कैटेगरी है बहुत। हम कोई एक प्रोग्राम भी मेरे ख्याल से नेक्स्ट इसी पे कर लेते हैं, फोबियाज पर। सो एंजाइटी की अगर हम क्लिनिकल टर्म में बात करें, डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर की टाइप्स की बात करें तो उसमें जनरलाइज एंजाइटी की मैंने बात की कि हमेशा कुछ लोग आपने देखे होंगे कि वो एंजाइटी प्रोन होते हैं, परेशान रहते हैं, कोई एक कंटिन्यूस। जनरलाइज्ड वर्ड जो है ये इम्प्लाई करता है कि हर वक्त ही जनरली एंजाइटी होती है। हाँ, मतलब वो जनरली एंजाइटी स्टेट में ही रहते, परेशान से ही रहते हैं, ठीक है। और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जिसको कहते हैं कि वो कोई एक ऐसा कोई बैड इवेंट हो जाना, ट्रॉमेटिक इवेंट हो जाना जिसके फ्लैशबैक जो है वो आपको परेशान जो है वो करते हैं। ओसीडी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम, तो ये भी एंजाइटी की सब टाइप है। इनफैक्ट ओसीडी में भी फियर का इमोशन ही आउट ऑफ प्रोपोर्शन होता है, जो रिपीटेटिव थॉट की वजह से जनरेट हो रहा होता है। सो करंटली ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है, ऑल्दो इट्स अ ब्रेन डिजीज। जैसे बार बार लॉक चेक करना, बार बार चेक करना, गाड़ी लॉक है कि नहीं, घर लॉक है कि नहीं। देखिए, अब ये थॉट आ रही है कि घर लॉक है कि नहीं, तो ये कर तो आपके अंदर फियर और बेचैनी को क्रिएट कर रही है ना। सो उसको फिर हम बेहतर करने के लिए डेफिनेटली उसको चेक भी करते हैं बार बार। और यही चीज़ें, अब जो मैं नॉर्मल और एबनॉर्मल की बात कर रही थी, अगर एक बंदे को ख्याल आता है कि पता नहीं मैंने जो है वो दरवाज़ा बंद किया है या नहीं किया है, तो वो जाकर अगर उसको देख लेता है और फिर वापस आ जाता है और फिर दोबारा ख्याल आता है कि किया है या नहीं, तो वो कहता है कि हाँ मैंने कर दिया, तो ये नॉर्मल, ये एंजाइटी तो नहीं होगी। हम सब ये करते हैं। अपनी गाड़ी की हिफाजत भी तो करनी है। गाड़ी को लॉक किया भी हो तो फिर भी हम वो रिमोट से चेक करते हैं रिमोट से कि किया है या नहीं किया है। सो नॉर्मल ये रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर यही थॉट रिपीटेटिव होकर आपको डिसफंक्शनल कर दे एंड यू नो दैट कि मैं चेक किया है, फिर भी आपका माइंड आपको कहे कि व्हाट इफ कि आपने ना किया हो, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये हो गया, तो फिर वो बेचैनी क्रिएट होती है। तो फिर उस बेचैनी को ओवरकम करने के लिए ओसीडी में कोई कंपल्शंस करता है जिसको रिचुअल्स भी, यानी कि दोबारा से चेक करना। हाथ गंदे हैं, सोच आती है, हाथ को दोबारा धोना। इम्पल्सिस बहुत ज़्यादा ओसीडी पे, ऑल्दो हम प्रोग्राम नहीं कर रहे, लेकिन ओसीडी बहुत ज़्यादा, जिसको कहे ना करंटली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है ओसीडी के हवाले से लोगों को। इम्पल्सिस का आना कि कहीं मैं गाड़ी ना मार दूँ, कहीं मैं किसी को हिट ना कर दूँ, कहीं मैं किसी से लड़ ना पड़ूँ, कहीं कोई इम्पल्सिस का भी इमीडिएटली आना और रिपीटेटिवली आना, जिसकी वजह से फिर आप जो है वो एक रिचुअल को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। सो ओसीडी भी एंड फोबियाज, आप देखें कि ये तो इसको तो शायद समटाइम कोई प्रॉब्लम समझ नहीं रहा होता और इसको इसके साथ बहुत कंफर्टेबल हो जाता है कि फ़ायदा ही कोई नहीं है। फोबियाज यानी इरेशनल बेजा खौफ होना किसी भी चीज़ का। जैसे आपने शुरू में अपने फ्रेंड की बात की, तो उनके नज़दीक मैनेजमेंट ये है कि आप जाएं ही ना। हाँ, उनके लिए सबसे अच्छी मैनेजमेंट ये है कि वो इस चीज़ को अवॉइड कर दें, वो पानी से दूरी इख्तियार कर लें। पानी से दूर रहेंगे तो चीज़ें सेटल रहेंगी। अब ये अवॉइडेंस है और अवॉइडेंस एंशियस बिहेवियर है। हाँ, ये फरार हासिल करना है। ये फरार जो हम हासिल करते हैं, सो ये एंजाइटी डिमांड कर रही होती है तो हम उसको कर रहे होते हैं, ये मैनेजमेंट नहीं होती। बिकॉज एक ना एक दिन तो आपने फियर को ज़रा काउंटर करना ही है किसी लेवल पर। सो अवॉइडेंस आपका क्विक फिक्स होता है।
सो वो जो है वो मैनेजमेंट नहीं होती। लेकिन फोबियाज़ के हवाले से अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग इस मैनेजमेंट को अप्लाई किए हुए हैं, इस मैनेजमेंट को अडॉप्ट किए हुए हैं कि कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। और हाँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं पानी में नहीं जाऊँगा, लाइफ सही जा रही है, मैं जहाज़ का सफ़र नहीं करता, मैं लिफ्ट में नहीं जाता, बेशक कितनी ज़्यादा। और फिर जस्टिफिकेशन ढूंढ लेना कि मैं लिफ्ट में नहीं जाता, स्टेयर्स चढ़ता हूँ तो अच्छा है, मेरी वॉक हो रही है, मेरी कैलोरीज बर्न हो रही है। अच्छा, वो ये वैसे नॉट अ बैड आइडिया, लेकिन उसमें ये है कि अगर आपको कोई 10 मरले की क्या कहते हैं उसको, फ्लोर्स स्टेयर्स चढ़नी पड़ी 20 के हवाले से, और इस तरह से इस रेफरेंस में इतना ज़्यादा अगर आपको सफ़र करना पड़े तो टाइम कंज्यूम होगा, कितनी एनर्जी, जस्टिफिकेशन ही है। अगर आपके पास टाइम नहीं है और फिर आप कह रहे हैं कि जी इट्स गुड फॉर मी, गुड फॉर माई हेल्थ, तो ये फिर जस्टिफिकेशन ही इम्पैक्ट होगी। सो ये नॉर्मली हम एंजाइटी डिमांड करती है अवॉइडेंस के बिहेवियर को। बेचैनी हमें उस बेचैनी को ओवरकम करने के लिए कहती है कि मत करो, बिकॉज आप टॉलरेट नहीं कर पाएंगे इस बेचैनी को जो, एंड उसको टॉलरेट जब हम नहीं कर पाते तो फिर हम कहते हैं ना करना ही बेस्ट सोल्यूशन है। ठीक है, सो चाहे वो फोबिया हो, चाहे वो ओसीडी हो, तो हम अवॉइडेंस का ही बिहेवियर समहाउ अप्लाई कर रहे होते हैं। बिल्कुल, जैसे कुछ लोगों को सोशल एंजाइटी होती है, जैसे वो सोशलाइज नहीं कर सकते, नए लोगों से नहीं मिल सकते, इवन किसी ज़रूरी काम से भी नहीं मिल सकते, तो वो लोग भी यही करते हैं कि वो अवॉइड करते हैं, सोशलाइज नहीं करते, घर में बंद हो जाते हैं। देखिए, सोशल एंजाइटी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगी। जो बच्चे बुली होते हैं तो उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है कि वो लोगों से इंटरेक्ट करना जो है वो छोड़ देते हैं, उनको पसंद नहीं आता है लोगों से मिलना, और वो अपने आप को सोशली डिटैच कर लेते हैं और बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं। और यही प्रॉब्लम फिर आगे चल के बहुत बड़ी प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाती हैं कि वो अगर किसी से मिलते नहीं हैं, कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है और बहुत सारी चीज़ों पर कंप्रोमाइज़ करना। हमने यहाँ पर केसेस देखे हैं जो पेरेंट्स को पोटेंशियल रखते होते हुए भी बच्चा जो है वो नहीं आगे बढ़ रहा होता और वो स्टक हो जाता है और वो एक मीडियोकर सी लाइफ को अडॉप्ट कर लेता है। बिल्कुल, वही आपने जो बात की कि एजुकेशन जो है वो हमें एक पार्ट देती है, एजुकेशन होने के साथ अगर ये इश्यूज चल रहे हैं तो हम आगे परफॉर्म नहीं कर सकते। हाँ, मुझे याद है हमारे पास एक केस था यहाँ पर, तो उनको ये प्रॉब्लम था, तो वो काफ़ी अरसे से, यानी हमारे पास जब वो आए तो वो कोई 20-21 साल के थे, तो उनकी प्रॉब्लम को कोई 5-6 साल से भी ज़्यादा हो चुका हुआ था। वो बुली हुए थे स्कूल में और उसके बाद उन्होंने लोगों से जो है वो इतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं किया था, एंड वो काफ़ी उसमें कंफर्टेबल थे। उन्होंने कोई अपनी एक लाइफ बनाई हुई थी जिसमें कोई पढ़ाई नहीं थी, कमरे में बंद रहना और अपने कंप्यूटर के साथ लगे रहना, एंड फैमिली ने भी उसको समहाउ जो है वो इंटरटेन किया हुआ था और एक्सेप्ट कर लिया हुआ था कि अच्छा ये इसके साथ कोई तरीक़ाकार नहीं आ रहा, ये मार से भी नहीं कर रहा, ये प्यार से भी नहीं कर रहा, तो ये ऐसे ही है। जब वो हमारे पास आए तो हमने उनके साथ डायरेक्ट काम नहीं किया था, इनडायरेक्ट वे में काम किया। यानी पेरेंट्स के साथ हमने पहले काम किया था, देन फिर पेशेंट भी ट्रीटमेंट, इनडायरेक्ट काउंसलिंग जिसको कहते हैं। सो उस पर फिर जब पेशेंट हमारे पास आया, जितने लोग हम उनके साथ काम कर रहे थे, तो अगर उनका 60 to 90 मिनट्स का सेशन होता था तो वो हार्डली बात कर पाते थे। यस, नो, ओके एंड दैट्स इट। एंड उनका भी हॉट फ्लैशेस हो रहे होते थे, हाथ कांप रहे होते थे और बहुत बुरी ये सिम्टम्स एंजाइटी के आ रहे होते थे। सो सोशल एंजाइटी में उनके पूरा जो करियर था ना, उन्होंने ये मैं जब वो बातचीत करना स्टार्ट हो गए तो मैं उनसे पूछती थी कि आप कोई प्लान्स नहीं है आपके, कोई लाइफ में गोल्स नहीं बनाए आपने करियर के हवाले से? मुझे नहीं, हमारा फैमिली का है प्रॉपर्टी, तो इट्स ओके विद इट, मैं नहीं इतनी कोई लेविश और लग्जरी लाइफ गुजारना चाहता, इट्स ओके विद मी, ठीक है, मैं इकलौता बेटा हूँ तो इट्स ओके विद मी, मेरा ही है सारा कुछ, मुझे इतना चाहिए। तो इस तरह की जस्टिफिकेशन फिर अपने आप को देकर वो जो फंक्शनैलिटी डिस्टर्ब होना है, तो यहाँ पर ये फिर प्रॉब्लम है कि एक बंदा, और इतना वो ब्रिलियंट, आप समझ लें कि एक एडल्ट है, पोटेंशियल है, इतनी पोटेंशियल उसमें थी कि उन पे जब हम बहुत आगे काम कर चुके, जब वो काफ़ी ओपन अप हो गए, इतने अच्छे एनालिसिस हर चीज़ पर दे रहे होते थे, इतनी अच्छी इनपुट दे रहे थे, इतना नॉलेज था उनके पास जो कि वेस्ट हो रहा था बात ना करके। और जजमेंट का फियर उनको होता था कि लोग मेरे बारे में जजमेंट, लोग क्या सोचेंगे।
अच्छा, एंजाइटी और डिप्रेशन में एक ये भी फ़र्क होता है कि डिप्रेशन में जजमेंट्स बन रही होती हैं एंड एंजाइटी में प्रेडिक्शंस हो रही होती हैं, assumptions, predictions, negative predictions जो हैं। सो ये टाइप्स ऑफ एंजाइटी हैं। और अगर ये अगेन वही बात है, OCD नॉर्मल वो है जो आपको परेशान ज़्यादा नहीं कर रही है, आप एक दफ़ा कर रहे हैं एंड एकदम सेटिस्फाइड, तो ये नॉर्मल हम सब में टेंडेंसी होती है एंजाइटी की, इस तरह की चेक करना, डाउट्स को रखना, हम सब में ये टू सम एक्सटेंड टेंडेंसी होती है, तो ये नॉर्मेलिटी में आ जाता है। लेकिन एबनॉर्मल ये तब होगा जब आपकी लाइफ का महवर ही वो रिपीटेटिव थॉट होना शुरू हो जाए और आप निकल ही ना पाएँ उससे, और आपकी लाइफ रुक सी जाए और मिजरेबल हो जाए। मुझे याद है जब मैं कॉलेज में था तो मस्जिद में एक शख्स आया करते थे जो वज़ू करते हुए अपने हाथ काफ़ी बार धोते थे, जैसे एक रिचुअल वो 10 बार धोते थे, जिसकी वजह से अब वही हम बात करें कि अगर डिसफंक्शनैलिटी आ रही है जिसकी वजह से उनकी जमात निकल जाती थी, वो वज़ू में ही लगे रहते थे, जिसकी वजह से पानी बहुत ज़ाया होता था, जिसकी वजह से उनके हाथ इतनी बार बार धोने से वो ज़ख़म हो जाना, तो वो डिसफंक्शनैलिटी इस हद तक आ रही है, दैट मीन्स कि अब फिर वो डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो चुका है। अच्छा, अब डिसऑर्डर कोई जब मैनेजमेंट करते हैं तो वो इतनी आसान नहीं होती, इसीलिए हम चाह रहे हैं कि पहले जो प्रॉब्लम क्रिएट होने ना दी जाए, क्योंकि इनफैक्ट OCD और फोबिया भी, खासकर के OCD बहुत पेनफुल प्रॉब्लम है, क्योंकि लोगों का इतना इंसाइट नहीं है OCD के बारे में। सो अगर किसी के घर में किसी के लव्ड वन को ये इशू है तो उसके लिए तो ये नॉर्मल है ना कि वज़ू, मतलब आपके लिए तो एट दैट टाइम वज़ू कोई प्रॉब्लम नहीं था ना, आप कर लेते थे एंड दैट्स इट। बिल्कुल। लेकिन उनकी पेन बहुत ज़्यादा होती है जो OCD में लोग होते हैं। सो ये है एंजाइटी की सब। इनफैक्ट सिंपली ये कह देना कि ऐसा ना करो, ये हेल्प नहीं करता। ये तुम क्या कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता। वो कहते हैं जी नहीं मेरे कंट्रोल में, कहते हैं ये तुम जानबूझ के कर रहे हो, या तुम कोशिश करो, ऐसा कैसे मुमकिन है, जस्ट अ थॉट, ये करो, मतलब एक्चुअली में उनकी पेन को फील नहीं कर पा रहा होता। सो इट्स अ वेरी पेनफुल प्रॉब्लम इनफैक्ट, एक्सक्यूज मी। सो ये जो एंजाइटी का है तो इसको क्यों ना हम अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ होती है जो मैं चाहूँगी और उस पर डिस्कशन करना, एक चीज़ होती है ट्रेट एंजाइटी और एक होती है स्टेट एंजाइटी। जैसे थोड़ी देर पहले आपने अपनी एग्जाम्पल दी प्रेजेंटेशन वाली, मुझे भी अपना प्रेजेंटेशन डे याद है। मुझे यूनिवर्सिटी में और कॉलेज में तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि नहीं, मुझे इतना फियर नहीं। स्टेट एंजाइटी डेफिनेटली हर किसी को होती है, लेकिन वो आप ओवरकम कर लेते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इंटर्नशिप करी थी तो वहाँ पर केस प्रेजेंटेशन सीनियर्स देते थे, तो मैंने ज़रा ओवर कॉन्फिडेंट होकर कहा कि जी मुझे भी केस प्रेजेंटेशन देनी है। वो केस प्रेजेंटेशन काफ़ी लोगों के सामने होती है, जिसमें एमओज भी होते हैं, एचओज भी होते हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी, असिस्टेंट प्रोफेसर भी, इंटर्नीज भी, स्टूडेंट्स भी, सब काफ़ी लोगों के सामने। अब जब वो मैंने कहा कि मैंने प्रेजेंटेशन देनी है, तो मुझे याद है वो डिप्रेशन और OCD के पेशेंट थे जिनका केस हमने डिस्कस करना था, और उस पर फॉर्मेट ये था कि आप एक प्रेजेंट करते हैं अकॉर्डिंग टू माय असेसमेंट कि वो क्या है, और उस पर डायग्नोसिस बनाना, और उस डायग्नोसिस पर फिर बहस होती थी जो इतने एक्सपर्ट लोगों ने करनी होती थी। एंड वो जब मैंने प्रेजेंटेशन दी, डेफिनेटली वो जो हाथ कांपना एंड ऑल दैट सब चीज़ें एक्सपीरियंस की उस वक्त। बहरहाल मैंने अपने आप को जस्टिफाई किया कि मुझे जो आता है ना, मैंने बस वो बताना है। ठीक है, वो एक जस्टिफिकेशन देकर वो मैंने की। तो मुझे आज भी फीडबैक याद है, वहाँ के एक असिस्टेंट प्रोफेसर ने फीडबैक दिया था कि आपकी बड़ी मोनोटोनियस सा साउंड था। मोनोटोनियस कहते हैं एक ही गो में बात, जैसे रीडिंग। ये एंजाइटी के इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स आ रहे होते हैं। ये एंजाइटी का ही इफेक्ट होता है कि वो मोनोटोनियस एक स्टेट में पर एक बात की, दैट्स इट, खत्म। एक ही टोन में आपने बात की, ना कोई पॉजेस हैं ना स्ट्रेसर्स हैं। सो उनकी बात को मैंने काफ़ी जो है वो पॉजिटिव वे में लिया क्रिटिसिज्म को। अभी मुझे ये भी फीडबैक समटाइम मिलता है कि आपके पॉजेस और स्ट्रेसेस ज़रा ज़्यादा है। सो वो जो है वो ये एक हेल्दी प्रैक्टिस हो जाती है। लेकिन इसको हम स्टेट एंजाइटी कहेंगे। जी, ये स्टेट एंजाइटी हो जाएगी कि जो कि हमें, अगर अब आपको मैं कहूँ कि कोई 10,000 लोग हैं उनके सामने आपने प्रेजेंट करना है, तो डेफिनेटली होती है।
अगर हम अपना पहला प्रोग्राम की बात करें तो पहले प्रोग्राम में काफ़ी एंजाइटी थी आपको जी, ठीक है, इतने कैमरास आप पे फोकस्ड हैं, इतने लोग आपको देख रहे हैं, लेकिन वो एंजाइटी जो स्टेट एंजाइटी होती है वो हम तक ही रहती है, वो अगले बंदे तक नहीं जाती, एंड आप उसको बड़ी जल्दी ओवरकम कर लेते हैं, ठीक है। वो कुछ मिनट्स तक आपको बॉदर करती है, जैसे ही आप इन्वॉल्व होते हैं बिकम ओके, और ये होती ज़रूर है। ट्रेट एंजाइटी जो होती है, जो मैंने कहा एंजाइटी प्रोन पर्सनैलिटीज़ होती हैं, जो ऑपरेट ही फियर से करते हैं, जिनका ऑटोमेटिक ब्रेन जो है, माइंड का हिस्सा जो है, वो नेगेटिव चीज़ों को पहले अप्रेज करता है। स्टेट एंजाइटी क्या होती है कि जब हमें किसी सिचुएशन को फेस करना पड़ता है और उसमें हम एंशियस फील करते हैं, और ये नॉर्मल है, अक्सर लोगों के साथ ऐसा हो जाता है। बॉस के साथ इंटरव्यू है, पहली प्रेजेंटेशन है, उस वक्त हमें स्टेट एंजाइटी का सामना होता है, और आपने बताया कि वो हम तक ही रहती है, यानी कि हम उसे फील करते हैं, मैनेज किया जा सकता है। नॉर्मल ना, इट्स नॉर्मल ह्यूमन रिएक्शन। अगर कोई भी एक्सपीरियंस आप फर्स्ट टाइम करने जा रहे हो तो वो आपके अंदर थोड़ी सी एंजाइटी, थोड़ी सी बेचैनी, थोड़ी सी घबराहट को क्रिएट करती है, और एक्सपोजर के साथ ये आराम से डील हो जाता है। तो ट्रेट एंजाइटी की हम बात कर रहे थे मिस, अगर हम ट्रेट को थोड़ा डिफाइन करें, ट्रेट क्या है? देखिए, ट्रेट बाय मीनिंग अगर हम बात करें तो खसूसियत को कहते हैं। मतलब इंसान, अगर हम एज अ पर्सन बात करें तो बहुत सारी ट्रेट्स हमारी होती हैं, बहुत सारी खसूसियात होती हैं। सो ट्रेट एंजाइटी कि हमारी एक हैबिट और ट्रेट हो, एक करेक्टर हम एंजाइटी एंशियस हो, और पर्सनैलिटी का हिस्सा कह सकते हैं। यू कैन से दैट कि पर्सनैलिटी का हिस्सा है, एक पर्सनैलिटी का खसूसियत एंजाइटी। अब खसूसियत ज़रूरी नहीं क्वालिटीज़ को ही हम करें, बैड क्वालिटीज़ भी हो सकती है। सो एक हमारी शख्सियत का मेजर पार्ट जो है वो, उसको हम ट्रेट कहते हैं, और वहाँ पर कुछ लोगों के साथ एंजाइटी एज अ ट्रेट एग्जिस्ट कर रही है कि वो बहुत घबराहट का शिकार जल्द हो जाते हैं, वो बहुत नैरो माइंडेड होते हैं। नैरो माइंडेड से मेरी मुराद कोई वो कंजर्वेटिव वाली बात नहीं है, यानी वो बहुत ज़्यादा, जाहिर है वो नई चीज़ें ट्राई करेंगे तो ज़्यादा एंजाइटी होगी, तो उसको अवॉइड करने के लिए वो नैरो कर लेते हैं अपने बिहेवियर्स। वो मतलब छोटी चीज़ों को बहुत बड़ा एंड बनाना, एग्जिजरेट करना जिसको कहते हैं। बिल्कुल, कि बहुत, मतलब मेरे एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो मैं ग्रेजुएट ही नहीं कर सकती, इससे सिंपल एग्जाम्पल मुझसे नहीं आ रही। मुझे मेरी क्लास वाले याद आ गए मिस, उनका कहना होता था कि उनकी तैयारी नहीं है, और हर पेपर में वो पेपर से पहले कांपना एंड एवरीथिंग, और तैयारी करना, और हर पेपर में अच्छे मार्क्स भी लेना, इसके बावजूद भी नेक्स्ट पेपर में फिर कांपना शुरू हो जाना। अच्छा, वो जो मैंने बात की ना कि वो ये एंशियस लोगों का ये भी डिफ़िकल्टी होती है, अगर हम, बिकॉज हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम थॉट पैटर्न्स को इतनी डिटेल में डिस्कस करें, तो वो छोटी सी बात को बहुत बड़ा कर देते हैं, जिसको कहते हैं ना कि एक पहाड़ इकट्ठा कर देना, राई का पहाड़ बना लें, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा होगा तो फिर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऑल दैट, इस तरह की बात कि मेरा एग्ज़ाम में वो मार्क्स नहीं आए तो इसका मतलब ये है कि मैं ग्रेजुएट ही नहीं कर सकती, इस तरह का। मतलब ये मुझे सिंपल सी एक एग्जांपल याद आ रही थी। सो एंशियस लोग इस तरह की नेगेटिव प्रोडिक्शन करते हैं, अप्रेज करते हैं, ट्रेट की बात जो आप कर रहे हैं ना। सो नेगेटिविटी को अप्रेज करने वाले आपने कुछ देखे हैं लोग जो ढूंढते हैं लाइफ में जो नेगेटिव हो रहा होता है। हाँ, जैसे बॉस ने अगर आपको ये कह दिया कि तुमने काम ठीक नहीं किया, तो उसको इतना एग्जैजरेट करना कि अब तो शायद मेरी जॉब चली जाएगी, अब तो मैं जो हूँ नई जॉब ढूंढना शुरू कर देता हूँ, पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, और एग्जैजरेशन की तरफ चले। अच्छा, जो अप्रेज करने की बात है, ट्रेट एंजाइटी के लोग जो होते हैं कि वो लाइफ में पॉजिटिव को डिस्काउंट कर देते हैं, पॉजिटिव को कंसिडर ही नहीं करते, काउंट ही नहीं करते, बहुत सारी चीज़ों फिल्टर आउट कर देते हैं, फिल्टर आउट कर देते हैं। सो नेगेटिविटी को ज़रा चुन लेते हैं जो वाकई भी उनकी लाइफ में हो रहा होता है, ठीक है। सो ट्रेट एंजाइटी के लोग ये करते हैं, यानी ये उनका एक आप समझ लें कि खसूसियत होती है कि ज़िंदगी में जो चीज़ें अच्छी हो रही हैं उनको उन्होंने काउंट नहीं करना, स्पॉटलाइट में सिर्फ नेगेटिव चीज़ों को जो है। और जब हम नेगेटिविटी को अप्रेस करते हैं तो डेफिनेटली हमारा नेगेटिव इमोशंस जो हैं वो लाइफ में हमें ड्राइव कर रहे होते हैं। सो ये इतनी माइनर सी बात इतनी बड़े लेवल पर आपको इफ़ेक्ट कर सकती है कि एक आपका सोचने का अंदाज जो है कि पॉजिटिव की बजाय चॉइस है ना हमारी कि हम चाहे पॉजिटिव पर सोचें या नेगेटिव पर सोचें, लेकिन अगर बाय चॉइस हम नेगेटिविटी को अपनी लाइफ में अप्रेस करते हैं, विच मीन्स कि हम उसके
ये कंडीशन है ना। ये तो इसकी एग्जांपल तो ऐसे ही हमने जाए एक ग्लासेस पहने हुए हैं और वो ग्लासेस हमें सिर्फ नेगेटिव ही दिखा रहे हैं, तो हमारी ओवरऑल लाइफ ही नेगेटिव बन जाएगी। आई मीन हमारी सोचें नेगेटिव, प्रेडिक्शंस नेगेटिव, हमारी जजमेंट्स नेगेटिव। सो ये जो एंजाइटी ट्रेट की बात हम करते हैं, तो ये लोग बड़े मुश्किल में अपने आप को भी रखते हैं और दूसरों को भी रखते हैं। सो लाइफ में जो चीज़ें नेगेटिव हो रही होती हैं, इनका ध्यान सिर्फ उस बात पर होता है, और उनको जब ये पिक करते हैं तो फिर नेगेटिव इमोशंस जनरेट होते हैं, और जब नेगेटिव इमोशन जनरेट होते हैं ऑब्वियसली नेगेटिव बिहेवियर्स होते हैं। सो ये इतना कोई एक ट्रेन चल जाती है और फिर वो एक पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाता है उनका। सो फिर उनको इस तरह से अनफॉर्चुनेटली कहा जाता है कि ये डिफ़िकल्ट लोग हैं, ये बहुत नेगेटिव हैं, ये बहुत पेसिमिस्टिक लोग हैं, और ये बड़े बड़े मुश्किल से हैं, इनके साथ तो ज़रा बात ना की जाए, ये ज़रा ऐसे ही है ना, तो रोना ही पा लेना, इस तरह की बात। रोतलू जो लोग ज़्यादातर डिप्रेशन और एंजाइटी के जो लोग होते हैं। तो आई गेस देखने वालों को डिफरेंस क्लियर हुआ होगा कि स्टेट एंजाइटी और ट्रेट एंजाइटी में क्या फ़र्क है। मिस हमारे पास एक एंजाइटी से रिलेटेड केस भी आया। मिस आमना है, उन्होंने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर की कि टीन एज से उनको ये ख़्याल था कि उनकी बॉडी से वो सेटिस्फाई नहीं थी, बॉडी इमेज ठीक नहीं था, तो उनको फिर ये फीलिंग डेवलप हो जाती थी कि मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ, मुझे कोई ज़्यादा लोग प्यार नहीं करते, मैं अच्छी नहीं हूँ। अब ये ख़्याल उस वक्त टीन एज में पैदा हुआ और उसके बाद से अब तक उन्होंने बताया कि उनको इश्यूज़ जो हैं उससे वो डील कर रही हैं, जैसे ख़ुद को इस तरह के ख़्याल पैदा करना, प्लस उनको जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, स्लीप डिस्टर्ब रहती है, फिर वो डाइटिंग की तरफ जाती हैं, एक्सेसिव डाइटिंग करती हैं, लेकिन फिर हम उसको रिलैप्स कहते हैं, वो फिर बिंजिंग की तरफ चली जाती हैं। एक तरफ एक्सेसिव डाइटिंग है, दूसरी तरफ हबड़ तबड़ खाना। तो कुछ इस तरह के इश्यूज़ उनके चल रहे हैं, तो उनका क्वेश्चन था कि हम उन्हें हेल्प करें, क्या किया जाए, कैसे वो अपनी हेल्प कर सकते हैं। देखिए, एंजाइटी क्रिएट होती है, मेरे ख्याल से डिप्रेशन भी क्रिएट होता होगा। अगर सेल्फ इमेज की बात है और बॉडी इमेज की बात है, कुड भी पॉसिबल कि वो ओवरवेट, हम ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि वो ओवरवेट हो सकती है या अंडरवेट हो सकती है। सो बॉडी इमेज या सेल्फ इमेज से अगर उनको कोई डिफ़िकल्टी है और ये जो टीनेजिंग से उनका ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो टीनेजिंग से इस पे ऊपर फिर काफ़ी काम कर रही हैं, और वो काम क्या है जिसको के हेल्दी रिजल्ट्स नहीं आ रहे, डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं आ रहे, जिसमें कि एक्सट्रीम बिहेवियर्स हैं। जब हम मैनेजमेंट की तरफ आ रहे हैं तो इसी केस को हम यूज़ करके मैनेजमेंट को भी डिस्कस करेंगे। एंजाइटी या कोई भी प्रॉब्लम जिसको हम कहते हैं अपनी लाइफ में, प्रॉब्लम के इनफैक्ट 5 कंपोनेंट्स होते हैं, 5 डिपार्टमेंट्स होते हैं एक प्रॉब्लम के। अब इन आपके नज़दीक ये जो मिस आमना है, इनका प्रॉब्लम इनफैक्ट क्या है? मेरे ख्याल से अपनी नज़र में ख़ुद को ठीक ना देखना, जैसे हम सेल्फ इस्टीम कहते हैं, ख़ुद को ये कहना कि मैं अनलवेबल हूँ, ख़ुद से इस तरह बात करना। अगर मैं ही ये सोचता हूँ कि मैं अच्छा नहीं हूँ, तो फिर कहानी तो यहीं ख़त्म हो जाती है, बाकी लोगों की तो बात ही बात में आएगी। अच्छा, आपके नज़दीक ये जो उनका सोचने का अंदाज़ है, ये प्रॉब्लमेटिक, ये ओरिजिन। अच्छा, अगर हम यहाँ पर किसी और से बात करें तो वो शायद ये कहें कि वो जो उसका रवैया है कि वो डाइटिंग करके और बिंजिंग करना शुरू कर देती है, तो ये भी प्रॉब्लम, वो जो सामने नज़र आ रहा है, जो सामने नज़र आ रहा है। बिल्कुल। और अगर हम आमना से पूछें तो वो कहें कि वो डिस्गस्ट फीलिंग्स जो मैं फील करती हूँ जब मैं मिरर के सामने खड़ी होती हूँ, तो वो फीलिंग मुझसे टॉलरेट नहीं होती। तो हो सकता है कि वो अपने प्रॉब्लम को, वो जो डिस्गस्ट फीलिंग्स हैं वो प्रॉब्लम हो। आपके नज़दीक सोच है, लेट्स सपोज XYZ के नज़दीक जो उनका बिहेवियर, उनकी फैमिली कहेंगी कि ये खाती रहती है, अचानक से डाइटिंग करती है, ये प्रॉब्लम है। फैमिली में से कोई बंदा ये कह सकता है ये सोती ही नहीं है, तो सोएगी नहीं तो हेल्दी कैसी होगी, ठीक है। सो ये भी एक प्रॉब्लम उनके नज़दीक आ जाए। सो इनफैक्ट एक प्रॉब्लम के कोई 5 कंपोनेंट होते हैं, 5 हिस्से होते हैं, जिनको हम यहाँ पर अभी डिस्कस कर रहे हैं। कि जैसे मिस आमना का सोच, यानी उसको अगर हम नाम दें तो वो थॉट्स हैं, बिहेवियर्स हैं, इमोशन या मूड है, आपके फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं, आपकी लाइफ सिचुएशन और एनवायरनमेंट है। सो एक प्रॉब्लम अपने अंदर ये 5 चीज़ें रखती है। तो अब क्या, जैसे हम उन्हें सोल्यूशन बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या सब पे अलग अलग काम करना पड़ेगा? देखिए, जब हम ये 5 कंपोनेंट्स ऑफ प्रॉब्लम की बात करते हैं तो इसमें
अलग अलग नहीं, लेकिन हमें रियलाइज़ ज़रूर ये करना है। अब इनमें से किसी एक पर हम हर वक्त काम कर सकते हैं, यानी वो या तो हम अपने बिहेवियर पर काम कर सकते हैं, या हम अपने मूड पर काम कर सकते हैं, या हम अपनी थॉट्स पर काम कर सकते हैं, या हम अपने फिजियोलॉजिकल चेंजेस पर। सो हम इन चारों पर काम करेंगे। जिस पर काम हम नहीं कर सकते वो हमारा एनवायरनमेंट और लाइफ सिचुएशन, उस पर हम एक्टिवली काम नहीं, जो हमारे साथ हो जाता है वो उसके ऊपर हम काम नहीं। यानी कि यहाँ हम बात कर रहे हैं एनवायरनमेंट में एक्सटर्नल फैक्टर्स की, कि जो तो होना ही होना है, जैसे पेपर है वो तो देना ही देना है, जैसे इंटरव्यू है देना ही है, जैसे कोई इवेंट आ रहा है फैमिली में, तो इस तरह के एक्सटर्नल फैक्टर्स पे हम कुछ ज़्यादा काबू नहीं पाते। जैसे मिस आमना की बात करें कि जो एक बॉडी इमेज के बारे में उनका प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, अब उसमें फैक्टर चाहे जीन्स रोल प्ले कर रहे हैं, एनवायरनमेंट में या लाइफ सिचुएशंस ऐसी आई, उनका मैनेजमेंट पुअर था, उसको हम अनडू नहीं कर सकते। बिल्कुल। हम ये जो 4 चीज़ें बाकी की हैं जिनमें बिहेवियर यानी रवैये, थॉट्स यानी आपकी सोचें, मूड यानी आपके जज्बात, इमोशन, फीलिंग्स, एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस यानी आपकी बॉडी जो सिग्नल सेंड कर रही है आपको, वो जिस्मानी अलामतों पर काम करके हम इन चारों पर एक टाइम पर 1 या 2 पर काम करके हम अपनी स्टेट को बेहतर कर सकते हैं और एंजाइटी को मैनेज कर सकते हैं। अगर हम इस केस की बात करें, इसके अलावा भी इस केस की बात करें तो इनफैक्ट मेरे ख्याल आप एग्री करेंगे, अगर या तो वो अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर रहे हैं कि बिंजिंग ना करें, डाइटिंग ना करें, तो भी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकता है, या वो अपनी थॉट्स पर काम कर लें। क्या आई एम अनलवेबल, उनको थॉट आता है कि मुझे कोई प्यार नहीं करता है, आई एम नॉट गुड इनफ, सो इस थॉट को चेंज कर सकती हैं। वो जो CBT का कॉन्सेप्ट है कि आप रीस्ट्रक्चर कर लें अपनी थॉट को, रियलिस्टिक ग्राउंड्स पे देखें, उन्हें चैलेंज करें। बिल्कुल, क्योंकि जब इस तरह की थॉट जहन में आ जाती है ना, तो फिर वही नेगेटिव अप्रेजल वाली बात है। अगर आपकी लाइफ में बहुत बाज़ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो कि बहुत अच्छी हैं, तो उसको हम डिस्काउंट ही कर रहे होते हैं। सो थॉट चेंजेस में या थॉट मैनेजमेंट में हम ये भी करते हैं कि अपना फोकस जो है वो पॉजिटिव चीज़ों पर ला सकते हैं। अब बिहेवियर पे चेंज कर लिया आपने, या अपनी थॉट्स पर चेंज कर, उसको जो है वो मैनेज कर लिया, उसको चेंज कर लिया। अब फीलिंग्स पर कैसे काम किया जाए? फीलिंग्स पर आप यानी ऐसे काम किया जाए कि आप अपने आप को देखें। अगर हम थॉट पर काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली फीलिंग्स जो है वो चेंज होना शुरू। इस काइंड ऑफ चेन रिएक्शन, ये लिंक्ड है रिएक्शन, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हैं उस पर काम करें। और सबसे आसान काम जो है वो अपनी फिजिकल सेंसेशन पर काम करें। सो बिगिन विद फिजिकल सेंसेशन, कि अगर आप लेथार्जिक हो गए हैं, बिकॉज ये सैडनेस क्रिएट करने वाला सेल्फ इमेज है ना। बिल्कुल। सेल्फ इमेज तो आपको एंजाइटी और डिप्रेशन दोनों की मिक्स्ड फीलिंग्स को क्रिएट करेगा आपके अंदर। सो वहाँ पर फिजिकल सेंसेशन में आप अपनी नींद को पहले बेहतर करें। आप अपनी जो है वो अगर लेथार्जिक हो रहे हैं, सुस्त हो रहे हैं, तो उसको जो है रूटीन में एक्टिविटी शेड्यूलिंग करके आप उसमें लेकर आए। वॉक करें, एक्सरसाइज करें, बेहतर खाना पीना अपना करें, बैलेंस डाइट करें। तो ये वो चीज़ें होंगी जिनको हम अपनी फिजिकल नीड को जो है वो एड्रेस करके तो हम अपनी उस प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। और जो हमारा सजेशन है वो सबसे ज़्यादा, मतलब आई एम क्वाइट बाइज्ड अबाउट इट, कि थॉट पर हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन आई बिलीव कि मैम ये ओरिजिन है, कहानी शुरू यहाँ से होती है। थॉट्स अगर पॉजिटिव होंगी तो आपकी फीलिंग्स पॉजिटिव होंगी, फीलिंग्स पॉजिटिव होंगी, बिहेवियर्स पॉजिटिव होंगे। तो ये ओरिजिन सब चीज़ें थॉट से हो रही हैं। हाँ, लेकिन मुश्किल बात सत्यान साहब ये है कि हर कोई थॉट्स पर काम कर नहीं सकता। बिल्कुल। मतलब थॉट्स पर काम करने के लिए भी आपको एक क्राइटेरिया को मीट करना पड़ता है, जिसमें आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। तो इनसाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए। इनसाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप थॉट रिकॉर्ड कर सकें, आप ये अंडरस्टैंड कर सकें कि हाँ वाकई में मेरा जो थॉट पैटर्न है ये डिस्गस्ट फीलिंग्स का, बिंजिंग का, डाइटिंग का रिस्पॉन्सिबल है। सो अगर हम क्विकली इस चीज़ को देखें कि एक बंदे को अगर ये खौफ आ रहा है कि वो प्रेजेंटेशन कैसे देगा, और ये नॉर्मल ह्यूमन नेचुरल स्टेट है जिसको हम एंजाइटी कह रहे हैं, तो इसमें अगर वो अपनी थॉट पर काम कर ले, एक बाय सेइंग दैट कि लेट्स सी क्या होता है, मुझे मेरा बेस्ट देना है, इट्स ओके विद इट, कुछ नहीं होएगा, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म लूँगा। सो बाय मैंने तैयारी की हुई है। एग्जैक्टली, बाय डूइंग पॉजिटिव सेल्फ टॉक आप अपने थॉट को मनूवर कर रहे होते हैं। एट द सेम टाइम ये आप अपना अगर बिहेवियर है अवॉइडेंस की बजाय
करना, एक्सपोजर कर ले उसका, तो भी इससे एंजाइटी बेहतर हो जाएगी। सो इन चारों चीज़ों पर आप एक टाइम में अगर काम करते हैं तो आपकी एंजाइटी जो है वो काफ़ी बेहतर होना शुरू हो जाती है। हमारे शो का वक्त भी ख़त्म हो गया है, तो आज हम मिस ने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया। हमने बात की एंजाइटी पे, एंजाइटी उसकी टाइप्स पे, हमारी फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस पे, और इन दी एंड मिस आमना की एग्जांपल यूज़ करते हुए हमने मैनेजमेंट पे भी बात की। तो आई होप कि आप सबको इससे फ़ायदा पहुंचेगा और आप अपनी लाइफ में एंजाइटी को मैनेज कर सकेंगे। एग्जीक्यूटिव स्किल शो के साथ मुझे और मिस शमाइला को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट सैटरडे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।